हेलो एवरीवन, मैं पुलकित शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सीआरपीसी से संबंधित है। ठीक है, वो है बेसिकली वारंट एंड देयर टाइप्स। वारंट और उसके प्रकार। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले हमें वारंट समझना जरूरी है कि बेसिकली वारंट होता क्या है। तो वारंट बेसिकली एक रिटन ऑर्डर होता है जो मजिस्ट्रेट द्वारा इशू किया जाता है पुलिस ऑफिशियल को या किसी अन्य व्यक्ति को भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि वारंट हमेशा पुलिस ऑफिशियल को ही दिया जाएगा, अन्य व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। और उस वारंट में मजिस्ट्रेट बताता है कि किस व्यक्ति को आपको गिरफ्तार करना है और किस अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार करना है। ठीक है, ये बेसिकली वारंट होता है। तो देखिए, वारंट के जनरल दो रूप होते हैं। एक तो वारंट फॉर अरेस्ट होता है, गिरफ्तारी के लिए वारंट। एक होता है सर्च वारंट, तलाशी के लिए जारी किया गया वारंट। ठीक है, क्या होते हैं? बेसिकली दो तरह के होते हैं वारंट इन जनरल, फॉर अरेस्ट और फॉर सर्च वारंट। तो जो अरेस्ट होता है, अरेस्ट वारंट जो जारी होता है वो सेक्शन 70 सीआरपीसी प्लस फॉर्म नंबर 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। सेक्शन 70 सीआरपीसी के प्रावधान लागू होते हैं और फॉर्म नंबर 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल के प्रावधान लागू होते हैं। देखिए, जब भी मजिस्ट्रेट अरेस्ट वारंट जारी करता है तो वारंट में कुछ कंटेंट होते हैं जो कि दिखना अति आवश्यक है। वो क्या क्या होते हैं वो इन दो पोर्शंस में बता रखा है, सेक्शन 70 और फॉर्म नंबर 2। पहली चीज क्या होना चाहिए? वारंट लिखित में होना चाहिए। इट शुड बी इन राइटिंग। ठीक है, इट बियर द सील ऑफ द कोर्ट। जिस न्यायालय द्वारा वो वारंट जारी किया गया है उस न्यायालय की सील होनी चाहिए। इट शुड बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वारंट पे पीठासीन अधिकारी के दस्तखत भी होने चाहिए, हस्ताक्षर भी होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है, जो पर्सन अरेस्ट होना है उसके बारे में डिटेल। और लास्ट में क्या होना चाहिए? किस अपराध के अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया जा रहा है वो भी उस वारंट में होना चाहिए। वारंट फॉर अरेस्ट में वो चीजें होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो मजिस्ट्रेट की इच्छा है कि वो बेलेबल वारंट जारी करना चाहता है, नॉन बेलेबल वारंट जारी करना चाहता है। ठीक है, विद इन जुरिस्डिक्शन है, आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन है, तो आप सेक्शन 70 में जब आगे की पोर्शंस पढ़ेंगे तो उनमें मिल जाएगा। वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज होती है सर्च वारंट, जिसके बारे में सेक्शन 93 में दे रखा है। देखिए, सर्च वारंट को लेके एक मिथ जो लोगों के मन में है वो मैं आज दूर करना चाहता हूं कि सर्च वारंट कभी भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ इसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही जारी करेगा। सर्च वारंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी जारी कर सकता है। अब प्रश्न आता है कैसे पता चले कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी जारी कर सकता? तो इसके बारे में सेक्शन 97 ऑफ सीआरपीसी में आप देखेंगे ध्यान से, तो वहां शब्द लिखा हुआ है डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो डीएम और एसडीएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं जिनको सेक्शन 97 में पावर दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो उसकी तलाश के लिए डीएम और एसडीएम यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 97 में एम्पावर हैं कि वो क्या जारी कर सके? सर्च वारंट जारी कर सकें जिस व्यक्ति को अनलॉफुली डिटेन किया गया। इसी धारा के अंतर्गत पुलिस स्टेशन के खिलाफ भी क्या जारी हो सकता है? सर्च वारंट जारी हो सकता है। देखिए, यहां तक तो बात आई समझ में। अब सर्च वारंट भी दो चीजों के लिए जारी होता है। जो तलाशी का वारंट है वो भी दो चीजों के लिए जारी होता है। एक तो होता है जामा तलाशी और दूसरा होता है खाना तलाशी के लिए। ये दोनों ही उर्दू शब्द हैं। सर्च वारंट किन किन के लिए जारी हो सकता है? जामा तलाशी के लिए और खाना तलाशी के लिए। तो जामा तलाशी तो होता है सर्च ऑफ बॉडी के लिए और खाना तलाशी होता है प्लेस के लिए। ठीक है, इनके बारे में सेक्शन
100 ऑफ सीआरपीसी और सेक्शन 165 सीआरपीसी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, पर सर्च ऑफ प्लेस और सर्च ऑफ बॉडी, तो बॉडी की सर्च के लिए आपने कई बार देखा होगा, पिक्चरों में भी देखा होगा, कस्टम ऑफिसर्स एयरपोर्ट पे चेक करते हैं जब जो ड्रग्स लेके आते हैं वो, या पुरानी पिक्चरों में होता था हीरे वीरे के लिए। एनडीपीएस में जामा तलाशी बहुत होती है। खाना तलाशी प्लेस ऑफ सर्च, ठीक है। खाना शब्द आपने देखा होगा, दवा खाना, घुसल खाना, तो वहां से बना हुआ है शब्द, है ना। तो सर्च वारंट बेसिकली किन चीजों के लिए जारी होता है? जामा तलाशी के लिए और खाना तलाशी के लिए, बॉडी की सर्च के लिए और प्लेस की सर्च के लिए, ठीक है। ये तो हुआ सर्च वारंट। ये तो इन जनरल वारंट हैं जो कि कोर्ट में रोजमर्रा बेसिस पे जारी होते हैं, ठीक। इनके अतिरिक्त भी वारंट जारी होते हैं, सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं है वारंट, वारंट इसके अतिरिक्त भी जारी होते हैं। वो क्या है? सेक्शन 73 में स्टैंडिंग वारंट। मैं जो आज चर्चा कर रहा हूं वो ही उन्हीं वारंट की चर्चा कर रहा हूं जो आप प्रैक्टिकली जब न्यायालय में प्रिसाइडिंग ऑफिसर बन के बैठेंगे तो आप देखेंगे कि इन वारंट ऐसे शब्दों का प्रयोग बार बार हो रहा है, रोजमर्रा बेसिस पे हो रहा है, ठीक। स्टैंडिंग वारंट सेक्शन 73 ऑफ द सीआरपीसी में इश्यू होता है। ये उनके खिलाफ इश्यू होता है जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, एस्केप्ड कन्विक्ट हैं, या जिन्होंने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और वो अपना अरेस्ट इवेट कर रहे हैं। उनके खिलाफ सीजेएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी भी व्यक्ति को कह सकते हैं कि जब भी वो अपनी प्रॉपर्टी पर एंटर हो तो वो क्या करें, उस व्यक्ति को गिरफ्तार, पर होगा इन्हीं के खिलाफ जारी। अब स्टैंडिंग वारंट को लेके भी एक चर्चा का विषय है कि सर मान लीजिए किसी अभियुक्त की प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस चाहिए हमें कोर्ट में, तो बेसिकली नियम तो क्या है? समन जारी कीजिए, देन वारंट, देन प्रोक्लेमेशन, देन अटैचमेंट, ठीक है, देन अटैचमेंट कुर्की। तो देखिए स्टैंडिंग वारंट को लेके कोई जरूरी नहीं है कि वारंट के बाद ही स्टैंडिंग वारंट जारी करें, चाहे तो प्रोक्लेमेशन जारी होने के बाद भी स्टैंडिंग वारंट जारी कर सकते हैं। यहीं से इन्फ्रेंस निकलता है लुकआउट नोटिस का भी। आपने एक शब्द सुना होगा, लुकआउट नोटिस जारी किया, वो यहीं से स्टैंडिंग वारंट से ही उसका इन्फ्रेंस निकलता है। तो स्टैंडिंग वारंट को लेके ऐसा कोई कहते हैं ना हार्डकोर नियम नहीं है कि वारंट जारी होने के बाद ही होगा या प्रोक्लेमेशन किसी के बाद भी जारी कर सकते हैं। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर जनरली वारंट जारी होने के बाद ही स्टैंडिंग वारंट जारी होता है, और ये अधिकतर एनआई के मामले 138 के जो ऑफेंसेस होते हैं एनआई में, उनमें सबसे ज्यादा ये पेंडिंग होता है, ठीक है। इसके बाद आता है सेक्शन 267 में प्रोडक्शन वारंट, उपस्थिति के लिए। ये प्रोडक्शन वारंट उनके खिलाफ जारी होता है जो ऑलरेडी अक्यूज्ड है, ठीक है, जो ऑलरेडी अक्यूज्ड है उसके खिलाफ। देखिए क्या, यदि आपने 267 पढ़ा होगा सीआरपीसी में, तो प्रोसीडिंग्स के दौरान, चाहे वो ट्रायल हो, इंक्वायरी हो या इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स के दौरान, कोर्ट चाहे तो प्रोडक्शन वारंट जारी करता है किसको? जेलर को। ओआईसी जेल को जारी होता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को जारी होता है, क्या कि उनकी जेल में जो व्यक्ति है उसको जिस कोर्ट ने प्रोडक्शन वारंट जारी किया है उसके समक्ष पेश किया जाए। तो कब होता है? तो देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। जब किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, उसने एक अपराध कर दिया, मान लीजिए चोरी की हुई है उसने, ठीक है, उस चोरी के मामले में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, वो किसी जेल में बंद है, ठीक है, कोर्ट ने उसको जेसी या पीसी में बंद, उसी अपराधी ने कोई दूसरा ऑफेंस भी किया हो, तो जब उस दूसरे मामले में उसके या तो बयान कराने हो या जो चार्ज फ्रेम किया गया उस चार्ज को पढ़ के सुनाना हो, या इन्वेस्टिगेशन के लिए उस दूसरे अपराध में उस अभियुक्त की जरूरत है, तो क्योंकि ऑलरेडी जेल में है तो उसको आप ऐसे तो उठा के ला नहीं सकते, तो आप अपने जो दूसरे अपराध हुआ है उस दूसरे अपराध में जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है या इंक्वायरी या ट्रायल हो रही है, तो उससे संबंधित जो मजिस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्शन वारंट जारी करेगा या कोर्ट जारी करेगा प्रोडक्शन वारंट की उसकी उपस्थिति की जाए। देखिए इसके एग्जीक्यूशन को लेके बड़ा रोचक सा इसका एग्जीक्यूशन प्रोडक्शन वारंट को समझने का प्रयास करते हैं हम। कैसे?
देखिए प्रोडक्शन वारंट जब एग्जीक्यूट करना है और वो विद इन डिस्ट्रिक्ट करना है तो क्या होता है, मतलब कैसे प्रोड्यूस किया जाता है अभियोग को, वो समझने का। इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो कैसे होगा, और इंटर स्टेट किया जा रहा है तो कैसे होगा। जिले के भीतर आपसी जिलों में अंतरराज्यीय प्रोडक्शन वारंट एग्जीक्यूट होना है तो कैसे होगा। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले मैं आपको समझाता हूं विद इन डिस्ट्रिक्ट, फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट समझाऊंगा और फिर इंटर स्टेट। मान लीजिए ए नाम का अक्यूज्ड है, उस पे 380 का आरोप है, फर्स्ट ऑफेंस, ऐसे फर्स्ट ऑफेंस उसने 380 किया। ए ने दूसरा ऑफेंस किया, मान लीजिए कौन सा, 379, सेकेंड ऑफेंस। अब फर्स्ट ऑफेंस में मान लीजिए फर्स्ट ऑफेंस उसने किया जयपुर में, और जयपुर की सेंट्रल जेल में बंद है, ठीक। सेकेंड ऑफेंस जो 379 का वो भी जयपुर में ही किया है। अब जब सेकेंड ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन होनी है, क्या होनी है, इन्वेस्टिगेशन, और वो मान लीजिए कर रहा है पुलिस स्टेशन कोतवाली जयपुर कर रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब पुलिस स्टेशन कोतवाली जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो उनको ए नाम का अक्यूज जो कि जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए उसकी अटेंडेंस चाहिए। तो वो क्या करेगा, पीएस कोतवाली उनका जो संबंधित मजिस्ट्रेट होगा जुरिस्डिक्शन, मान लीजिए जेएम फर्स्ट क्लास है, उसका कोर्ट नंबर है 2, वो उनसे एप्लीकेशन देंगे कि आप ए के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करो, किसको, ओआईसी जयपुर को, ओआईसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल जयपुर सेंट्रल, ठीक। कोर्ट ने जारी किया, पीएस कोतवाली के जो पुलिस स्टाफ होगा वो जाएगा डायरेक्ट जेलर को दिखाएगा और अभियुक्त को लेके आ जाएगा और 379 के अंतर्गत लेके आएगा उसको और कोर्ट नंबर 2 के सामने पेश करेगा, ठीक। अब ये ही चीज यदि इंटर डिस्ट्रिक्ट होती, मान लीजिए यहां जयपुर की जगह अजमेर होता, मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट है पर स्टेट एक ही है, तो उस अवस्था में यही पीएस कोतवाली 379 के ऑफेंस के लिए किससे, कोर्ट नंबर 2 से रिक्वेस्ट करता कि ओआईसी अजमेर को, ओआईसी जेल अजमेर को क्या किया जाए, प्रोडक्शन वारंट जारी करके ए की उपस्थिति पेश की जाए, ठीक। तो यहां का पुलिस स्टाफ लेके जाएगा वारंट और ऑफिस जेलर अजमेर को दिखाएगा। अब देखिए यहां क्या होता है, यदि जेलर को लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा बोगस पुलिस का इश्यू हो सकता है, क्या हो सकता है, बोगस पुलिस का इश्यू हो सकता है, तो वो वारंट ले लेगा और इस पुलिस को फ्री कर देगा जयपुर को, उनका आप जाइए, उनका मैं ऑटोमेटिकली भिजवा दूंगा, किसके हाथ, अजमेर पुलिस के हाथ, ठीक है। वो लेके आ जाएंगे कहां, जयपुर सेंट्रल जेल में, वहां सुपुर्द कर देंगे, वहां से पीएस कोतवाली लेके आएगी, ठीक है। एक तरीका तो ये भी है, और एक है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल को विश्वास है तो वो डायरेक्ट पीएस कोतवाली जयपुर वालों को भी दे सकता है, क्लियर। ये यहां पर किसका डिस्क्रिशन है, जेलर का, वो देख लेगा, उसको विश्वसनीय लग रही है पुलिस तो ठीक है, नहीं तो वो जो मैंने अभी मेथड बनाया वो। पर इन केस इंटर स्टेट मैटर होता है, मान लीजिए अभियुक्त कहां बंद है, आगरा में बंद है, ठीक, और जयपुर पुलिस उसको लेके आना चाहती है, तो उस अवस्था में जेएम कोर्ट नंबर 2 से जारी करवाया प्रोडक्शन वारंट और उस प्रोडक्शन वारंट को लेके जाएंगे कहां, ओआईसी जेलर के पास। ओआईसी जेलर भेजेगा ही नहीं, कब तक, जब तक आगरा के सीजेएम से काउंटर साइन नहीं हो जाएगा प्रोडक्शन वारंट। ये मैंडेटरी नियम है, ये जेल रूल्स में जोड़ा गया, सीआरपीसी में नहीं है, जेल रूल्स में। यदि इंटर स्टेट प्रोडक्शन वारंट जारी हो रहा है तो जिस कोर्ट ने जारी किया है और स्टेट के बाहर जा रहा है प्रोडक्शन वारंट, जैसे आगरा जा रहा है, लखनऊ जा रहा है, भोपाल जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, दिल्ली जा रहा है जयपुर से, तो उस अवस्था में जिस जेल से लेके आना है अभियुक्त को, वहां का सीजेएम जब उसे काउंटर साइन करेगा तब ओआईसी जेल आगरा उसको रिलीज करेगा। आगरा पुलिस उसको लेके आएगी, जयपुर जेल में सुपुर्द करेगी जयपुर जेलर को, यहां से पीएस कोतवाली लेके आएगी। बोली आई बात समझ में नहीं है, तो तीनों अवस्था समझ में आई, जिले के भीतर, आपसी जिलों में, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट अंतरराज्यीय में, समझ में आया कैसे प्रोडक्शन वारंट एग्जीक्यूट हो। और यही प्रोडक्शन वारंट भली विद इन डिस्ट्रिक्ट हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या इंटर स्टेट भी हो, यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने इशू किया तो 100% जो जेएम सेकंड क्लास के जो सीजीएम है उसके द्वारा काउंटर साइन होगा तभी एग्जीक्यूट होगा।
वो इतना सच इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, पर राजस्थान में प्रैक्टिकली इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ जेएम सेकंड क्लास बैठते नहीं है, ठीक है। एमपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां अभी भी जेएम सेकंड क्लास की पोस्ट है। बोलिए यहां तक तो बात समझ में आई, प्रोडक्शन वारंट, ठीक है। अब हम समझते हैं अगला तीसरा सेक्शन 413 और 414 में, इसमें जारी होता है जेल वारंट बोल लीजिए इसको, ब्लैक वारंट बोल लीजिए इसको, या डेथ वारंट बोल लीजिए। जब किसी अभियुक्त को कोर्ट ऑफ सेशन ने या हाई कोर्ट ने अपील में, ठीक है, क्या दे दिया है, डेथ सेंटेंस पास कर दिया, या कोर्ट ऑफ सेशन ने पास किया डेथ सेंटेंस, हाई कोर्ट ने 366 सीआरपीसी में कंफर्म कर दिया, तो उसका जब डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट कराना है तो वो डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट कहां होता है, जेल में ही एग्जीक्यूट, तो उस वारंट को इश्यू करता है कोर्ट ऑफ सेशन। कौन सा कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, वो जारी करेगा। ये नियम है, चाहे भली सुप्रीम कोर्ट जाके आ जाए, यदि डेथ सेंटेंस कंफर्म रहा जारी तो वारंट कोर्ट ऑफ सेशन ही करेगा। वो जो डेथ सेंटेंस का वारंट जारी होता है उनको ये वारंट के नाम से जाना जाता है, जेल वारंट बोल लीजिए, ब्लैक वारंट बोल लीजिए, या डेथ वारंट। और लास्टली जो होता है सेक्शन 418 में, ये वारंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस होता है, वारंट फॉर एग्जीक्यूशन। जब किसी अभियुक्त को एलआई दे दी गई हो या टर्म्स के लिए सजा दी गई हो, तो जब एक वारंट जारी करता है कोर्ट उसे, जिस कोर्ट ने भी उसको सजा दी है कि उसका डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो वारंट जेलर को जाता है, जेलर के पास लॉज होता है कि ये अभियुक्त है, इसको इस अपराध में सजा दी गई है और अब से ये इस जेल में रहेगा। तो वो जो वारंट होता है उसको बोलते हैं वारंट फॉर एग्जीक्यूशन। जिस कोर्ट ने भी सेंटेंस सुनाया फाइनली, और वो किसको जाएगा, जिस जेल में वो बंद रहेगा अभियुक्त, उस जेल के जेलर को जारी होगा। ये वारंट जो हैं बेसिकली हमारे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में रेगुलर काम आते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है प्रोडक्शन वारंट क्या होता है, स्टैंडिंग वारंट क्या होता है, ब्लैक वारंट क्या होता है। प्रोडक्शन वारंट, स्टैंडिंग वारंट दिल्ली जुडिशियल सर्विस में शॉर्ट नोट में भी आ जाता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जो भी डाउट है, और आप डायरेक्ट मुझे मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पुलकित आरजेस के नाम से। थैंक यू सो मच।